मानव सभ्यता के इतिहास में कई शासक आए और गए, कई साम्राज्य स्थापित और ध्वस्त भी हुए, पर इन सब के बीच इंसान की ताकत पाने की इच्छा कभी कम नहीं हुई। ये ताकत पाने की इच्छा ही आने वाले समय में एक ऐसी चीज़ बन गई जिसने पूरी मानव सभ्यता के होश उड़ा दिए। पर ज़मीन पर युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ये शुरू हो चुका था दो आला दिमागों के बीच। ओपनहाइमर वर्सेस हाइजेनबर्ग, रेस टू द न्यूक्लियर बम। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी और जर्मनी की इकोनॉमी की यंग जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे एक पेपर पब्लिश करवाया जिसकी वजह से 1933 में ये दुनिया के यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर बन गए। अब तुम अगर साइंस स्टूडेंट होगे तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जानते होगे। इन दोनों प्राणियों में से एक हमेशा जॉन सीना होता है और कॉमर्स वाले हो तो रहने दो। पर इसी बीच नेशनल सोशलिस्ट पार्टी पावर में आ जाती है। जी हाँ, हिटलर चचा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली 1933। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक एम्बिशियस कॉलेज प्रोफेसर है जिसको बच्चों के अटेंडेंस से ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है। ओपेनहाइमर को पता चलता है कि जर्मन्स की एक टीम ने यूरेनियम एटम को स्प्लिट कर दिया है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता तो वो सोचता है अपन भी करेगा। मस्त प्लान है। एक एक्सपेरिमेंट में उसे पता चलता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी के 50 मिलियन टाइम्स होती है। 1939 में होने वाली यूएस की एक मीटिंग में ओपनहाइमर और हाइजेनबर्ग एक दूसरे से मिलते हैं। इस मीटिंग में ओपनहाइमर हाइजेनबर्ग को समझाता है हमारे साइड आ जाओ, यहाँ ज़्यादा वजन है। बट हाइजेनबर्ग सेज नहीं, क्योंकि हाइजेनबर्ग एक पेट्रियट होता है जो जर्मनी के लिए अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए नाजीज के साथ काम करने लगता है। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। हाइजेनबर्ग बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम करना शुरू कर देता है। वहीं अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बारे में सोचते हैं मत करो, रहने दो, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कुछ बना पाना लगभग इम्पॉसिबल ही था। इसी बीच सदी के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं कि तुम लोग बैठ के बीड़ी पीते रहो और वहाँ जर्मनी तुम्हारे मूड पे न्यूक्लियर बम पटक के चला जाएगा। अक्टूबर 1941 रूजवेल्ट को होश आता है और वो यूरेनियम ओर की खुदाई करने के ऑर्डर्स दे देते हैं। बेल्जियम कॉन्गो से 1250 टन यूरेनियम ओर खोद के न्यूयॉर्क सिटी लाया जाता है। इस ऑपरेशन के लिए सभी पगलेट न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और ऑपरेशन को डब किया जाता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। आर्मी कर्नल लेजी ग्रूव्स को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जाता है, पर क्योंकि वो एक आर्मी कर्नल होते हैं उन्हें साइंटिस्ट्स को लीड करने का कोई तरीका नहीं पता होता, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट के लिए एक साइंटिफिक लीडर की तलाश में निकल जाते हैं। इस तलाश में उन्हें मिलता है अमेरिका के आला दिमागों में से एक ओपनहाइमर। पर इस रेस में ओपनहाइमर हाइजेनबर्ग से पहले ही बहुत साल पीछे हो चुका होता है। 1942 में यूरोप और पैसिफिक के क्रॉस जंग छिड़ जाती है, पर असली जंग तो चल रही होती है ओपनहाइमर और हाइजेनबर्ग के दिमागों के बीच। इसी बीच नाज़ी 1200 टन यूरेनियम बेल्जियम से उठा लाते हैं और बाद में एक दूसरे से पूछते हैं कि इसका करना क्या है। हाइजेनबर्ग एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है जिसका नाम रखता है पाइल। अच्छा हुआ इसके नाम के आगे एस नहीं है, नहीं तो हर कोई कहता बना दिए। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में एक न्यूट्रॉन सोर्स हैवी वाटर और यूरेनियम की लेयर्स से सराउंडेड रहता है। अब हैवी वाटर हैवी नहीं होता है, इसमें प्रोटियम की जगह ड्यूट्रियम होता है। अबे यार कौन समझाए, छोड़ो। हाइजेनबर्ग इस एक्सपेरिमेंट को लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ शुरू करता है और अगर एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूट्रॉन्स की जनसंख्या बढ़ती है तो पक्का किसी एटम की भटके 4 हुई है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने पर 10% एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। हाइजेनबर्ग से कई साल पीछे होने पर भी ओपनहाइमर अपनी मेहनत जारी रखता है और मैक्सिको के एक आइसोलेटेड टाउन लॉस एलामोस को अपनी एक्सपेरिमेंट साइट बना देता है। ओपनहाइमर को ये रियलाइज हो जाता है कि अकेले यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। इसलिए वो अपना फोकस प्लूटोनियम पे शिफ्ट करता है क्योंकि प्लूटोनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिएट किया जा सकता था। पर इसके साथ एक दिक्कत थी, प्लूटोनियम बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइजेनबर्ग अपनी लैब उड़ा देता है और सभी साइंटिस्ट मरते मरते बचते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। ओपनहाइमर ने प्लूटोनियम बनाने का तरीका तो निकाल लिया था पर उसको एक्सप्लोड करने का नहीं, और वहीं हाइजेनबर्ग के ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था।
ओपनहाइमर इस प्रोजेक्ट से रिज़ाइन करने का सोचने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में इम्प्लोजन का कॉन्सेप्ट आता है। अगर प्लूटोनियम को बीच में रख के उसे आसपास TNT से घेर दिया जाए और बॉम्ब को इस तरीके से ड्रॉप किया जाए कि चारों दिशाओं से फोर्स इक्वली उस प्लूटोनियम के ऊपर एक्ट करे, तो उसे इम्प्लोड किया जा सकता है। ओपनहाइमर ने कंसेप्ट ब्लैक होल्स की स्टडी करके डेवलप किया था। वैसे ब्लैक होल से कुछ याद आया, आज तुम्हारा भाई तुम्हें गोरा करके ही रहेगा। आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख के ज़रूर आना। दिसंबर 1944 हाइजेनबर्ग स्विट्जरलैंड में फिजिक्स का एक लेक्चर देने जाते हैं। इसी बीच अमेरिकन सोचते हैं कि इसको यहीं ठोकना ठीक है, क्योंकि कल को इसने बम बना लिया तो पूरा अमेरिका ठुक जाएगा। उस वक्त अमेरिका में CIA तो नहीं होता था, लेकिन उसका एक प्रेडेसेसर ज़रूर होता था, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट लोगों की जानकारी रखने और उन्हें ठोकने का काम रहता था। मो बर्ग एक फॉर्मर बेसबॉल प्लेयर था जो बॉस्टन रेड सॉक्स की तरफ से खेलता था। जर्मन में फ्लुएंट और जासूसी में शानदार। उसको इस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है कि हाइजेनबर्ग के सेमिनार को अटेंड करो और उस सेमिनार की बातें सुनकर इस बात को जांचने की कोशिश करो कि कहीं जर्मनी ने न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना लिया। मो बर्ग पूरे सेमिनार को अटेंड करता है और सेमिनार खत्म होते ही साथ हाइजेनबर्ग का पीछा करने लगता है। अंधेरे रास्ते में जब मो बर्ग और हाइजेनबर्ग आमने सामने होते हैं, तब मो बर्ग कहता है, 6 के 6 मारूंगा, 6 के 6 मारूंगा। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल सेमिनार अटेंड करने पर बर्ग को लगता है कि हाइजेनबर्ग किसी न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम नहीं कर रहा, इसलिए वो उसे शूट नहीं करता और लौट आता है। 1945 के स्प्रिंग में बर्लिन बॉम्ब कर दिया जाता है। होराइजन पर सोवियट्स दिखने लगते हैं। हाइजेनबर्ग अपनी साइंटिस्ट की टीम के साथ सदर्न जर्मनी में अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखते हैं, पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जितनी रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वो इन्हें कभी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, क्योंकि हिटलर इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर विश्वास नहीं किया करता था। ऑब्वियसली इतनी ही अकल होती तो हिटलर थोड़ी होता। मई 3, 1945 दुश्मन सेना हाइजेनबर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बैठी आपके फादर आए हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। किडिंग अगेन। हाइजेनबर्ग को उनके साइंटिस्ट की टीम के साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और उन्हें उठा के एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर इन साइंटिस्ट से पूछताछ की जाती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस जर्मनी में कहाँ तक पहुंची। पूछताछ से पता चलता है कि जर्मनी बॉम्ब बनाने से सालों पीछे है और ओपनहाइमर तो यहाँ तक 1942 के समर में ही पहुँच चुका था। कई सालों की घनघोर मेहनत और $2 बिलियन से ऊपर बर्बाद करने के बाद ओपनहाइमर अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट को विटनेस करने जा रहा है। जुलाई 1945 अमेरिका एक यूरेनियम और 2 प्लूटोनियम बॉम्ब्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है, पर प्लूटोनियम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी के ऊपर सबको शक है और सबको ये डर है कि ये फाइनल डे फटेगा या नहीं। इसलिए वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं कि चलो एक बॉम्ब खुद के देश में ही फोड़ के देखते हैं। इस बॉम्ब का नाम रखा जाता है द गैजेट। प्लूटोनियम को सराउंड करता हुआ 5000 पाउंड एक्सप्लोजिव जो एक ग्रे स्टील बॉल के अंदर है। गैजेट को एक 100 फीट ऊंचे स्टील टावर से फेंका जाता है ताकि वो एक सिमुलेशन बना सकें फाइनल डे क्या होने वाला है। इस एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट के पहले ओपनहाइमर को 2 चीज़ों का डर होता है। अगर बॉम्ब फटा ही नहीं तो US के हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे, पर अगर इस बॉम्ब से प्लूटोनियम में फ्यूजन शुरू हो गया तो धरती की सतह पर एक छोटे से सूर्य का इग्नाइट होना भी पॉसिबल है। धरती की सतह पर बनने वाला ये छोटा सा सूर्य पूरी धरती को नष्ट करने की ताकत रखता है। उसके कुछ समय पहले ही ओपनहाइमर भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें संस्कृत की नॉलेज नहीं होती, इसलिए उसके पहले ये संस्कृत सीखते हैं और फिर भगवत गीता पढ़ते हैं। उसमें कृष्ण भगवान विष्णु का विराट रूप रख के अर्जुन को ये बता रहे होते हैं कि मैं ही लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मैं ही इस युद्ध में सभी का नाश करने आया हूँ। इससे इन्फ्लुएंस होकर ओपनहाइमर कहता है मस्त प्लान है, अपन भी करेगा। इसलिए अब चाहे धरती की सतह पर सूर्य बने, चाहे US के हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद, ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो बन के रहेगा। जुलाई 16, 1945 ट्रिनिटी टेस्ट साइट। ओपनहाइमर फाइनली इस न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट के लिए तैयार हैं। स्टील टावर से बॉम्ब फेंका जाता है और एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन से पैदा होने वाली गर्मी सूर्य के सतह के तापमान से 10,000 गुना ज़्यादा होती है और इस एक्सप्लोजन की क्वांटिटी उतनी ही होती है जितना 20,000 टन TNT को एक साथ फोड़ने पर हो। टेस्ट होने के 3 हफ्ते बाद जापान के ऊपर से एक अमेरिकन प्लेन उड़ता है। अगस्त 6, 1945 पहला न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पे गिराया जाता है। हाइजेनबर्ग को यह बात हजम नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कर पाना तो असंभव है। तभी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे दूसरा बॉम्ब गिराया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होती है और हिटलर को हार माननी पड़ती है। मेरा मुर्गा निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? इसके बाद हाइजेनबर्ग ये कहता है कि मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब तो बहुत पहले ही बना लिया था, पर दुनिया की सुरक्षा के लिए मैंने उस प्रोजेक्ट को वहीं पर रोक दिया ताकि दुनिया में तबाही ना हो। ओपनहाइमर अरे चेला है अपना। इसके बाद हाइजेनबर्ग को दुनिया में एक इंटरनेशनल फिगर ऑफ पीसफुल साइंस की तरह देखा जाने लगा और हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स में अपना कैरियर आगे बढ़ाया। वहीं ओपनहाइमर को नाम दिया गया फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब,
जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा और एट द एंड वो हिरोशिमा नागासाकी के विजन्स देख देख के डिप्रेशन में चले गए और अंत में उनकी मौत हो गई। इस पूरी पंचायत के बीच एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज द कूलेस्ट गाय ऑन प्लैनेट, क्योंकि उसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या देश का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 पता नहीं किन हथियारों से लड़ी जाएगी, पर 4 ज़रूर पत्थर भालों से। पॉलिटिशियंस अच्छी ताकतों को भी हमेशा बर्बादी के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो अगर ओपनहाइमर और हाइजेनबर्ग जैसे दिमाग एक साथ मिलकर काम करते तो शायद विश्व के पास आज एक अलग ही ताकत होती। और अगर तुमने सब्सक्राइब और लाइक बटन को नहीं दबाया है, टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं भैया, ये अच्छी लग रही है आज, दिन भर दबाओ, दिन भर। कमेंट और शेयर नहीं किया है तो करो, खटाखट खटाखट खटाखट। और इंस्टा का फॉलो बटन है ना, उसको भी दिन भर दबाओ, दिन भर। और हाँ, सब्सक्राइब के बाजू वाले घंटे को भी दिन भर दबाओ, दिन भर। पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे अगले